दोस्तों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार पुनः एक नए वीडियो में। आपका अपने चैनल उड़ता बिहार पर बहुत बहुत एक बार पुनः से स्वागत है। दोस्तों आज फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ एक धमाकेदार वीडियो के साथ, जो कि हेड टीचर और हेड मास्टर के कार्य का एक बहुत अहम हिस्सा होता है, कैश बुक का संधारित करना। कैश बुक बहुत ही अहम हिस्सा होता है साथियों। इसको कैसे सटीक से संधारित किया जाता है, इसके विषय में आज के वीडियो में हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कैश बुक कैसे लिखा जाता है। साथियों अगर उससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने राय सुझाव दीजिए। और आप सभी से आग्रह है, उन साथियों से जो निगेटिव कमेंट करते हैं तो प्लीज़ ऐसा न करिए, सकारात्मक बात करिए जिससे मोटिवेशन बने। तो दोस्तों सरल और स्पष्ट भाषा में कैसे कैश बुक लिखा जाता है, आइए उसके विषय में बताते हैं आपको। कैश बुक जब से PFMS आया है, क्योंकि अब PFMS के माध्यम से ही आप राशि का लेन देन करते हैं वेंडर के साथ। उससे पहले ये प्रक्रिया इतनी जटिल नहीं थी, आसान था। आपको पता होता था कि आपके कितने पैसे आपके बैंक खाते में हैं। लेकिन जब से PFMS आया है आपको नहीं पता होता है। तो जो भी आप PPA के माध्यम से, PPA क्या होता है, पेमेंट एडवाइस नंबर, उसी के माध्यम से आप वेंडर को पेड करते हैं। तो जितनी राशि वेंडर को PPA के माध्यम से पेड किए हैं, उसकी अगर रिसीविंग आपके पास है तो बड़े ही आसानी से आप कैश बुक का संधारण कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश आपके पास PPA की रिसीविंग नहीं है तो भी आप बैंक का स्टेटमेंट निकलवा कर आसानी से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपने सही रूप से कैश बुक लिखा है तो आपको ऑडिट के समय किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने कैश बुक सही से नहीं लिखा है तो निश्चित तौर पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो PFMS के पहले जो कैश बुक बनाया जाता था उसमें राशि की जानकारी होती थी, परंतु इसके आने के बाद किसी भी हेड टीचर को इसका पता नहीं होता है कि वह कितनी राशि उसके पास है। सिर्फ PPA जब जनरेट करके वेंडर को दिया जाता है, वही राशि बैंक के माध्यम से वेंडर के खाते में चली जाती है। जितने का PPA वेंडर को दिया वह हमारा आय हो गया, और जो राशि बैंक के माध्यम से वेंडर के खाते में गई वह व्यय के रूप में लिखा जाता है। साथियों कैश बुक के दो पन्ने होते हैं, एक रिसीविंग का होता है और एक पेमेंट का होता है। दोनों में सेम तरीके से लिखा जाता है। जितने का PPA वेंडर को दिए वह हमारा आय हो जाता है, और जो राशि बैंक के माध्यम से वेंडर के खाते में गई वह व्यय के रूप में लिखा जाता है। कैश बुक दो पार्ट में होता है, जैसा मैंने आपको बताया, एक रिसीविंग का आय का, एक पेमेंट का, और वही राशि क्लोजिंग बैलेंस के रूप में शून्य हो जाती है। तो आइए हम इसको एक वित्तीय वर्ष का चार्ट बनाकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए साथियों ये चार्ट बना है वित्तीय वर्ष 2023-24
PFMS कैश बुक, इसी तरह से आपको चार्ट जो कैश बुक लिखा मिलेगा इसी प्रकार का बना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें डेट अंकित कर देते हैं, किस डेट को हमारा लेन देन हुआ है। दूसरा, प्राप्त आय, लेजर संख्या, राशि रुपया और पैसे में टोटल। उसी तरह से इधर रिसीप्ट का होता है डेट, राशि, व्यय, लेजर संख्या, राशि, व्यय, टोटल। इतने कॉलम होते हैं उसमें। तो सबसे पहले 1/4/2023 को हम डेट डालते हैं, क्योंकि एक वित्तीय वर्ष आपको पता होगा कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और क्लोजिंग 31 मार्च तक होता है। तो इसमें डेट डालने के बाद चूँकि प्रारंभिक आय शून्य होती है, अब देख लीजिए मैं जूम कर दे रहा हूँ। प्रारंभिक आय लिखेंगे, रुपया पैसा में कोई पैसा नहीं है, 0 पैसा रहेगा। उसी तरह सेम 1/4/2023 को प्रारंभिक खर्च 0। उसके बाद आपने मान लीजिए कि 10/4/2023 को PPA जनरेट किया, तो उसके पहले चूँकि वित्तीय मामलों में आपको हर डेट का ब्यौरा देना होता है, तो आपने भले ही 10/4/2023 को PPA फर्स्ट टाइम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ बीच में लिखना पड़ेगा कि 2/4/2023 से 9/2023 तक कोई लेन देन नहीं हुआ। तो उसको एक मान लेते हैं राशि। फिर आपने 10/4/2023 को पहला PPA जनरेट किया, तो प्रारंभिक जमा आहरण सीमा के विरुद्ध प्राप्त समग्र अनुदान, ऐसे आपको लिखना होगा। आपको मान लीजिए कि 20,000 रुपये का आपने PPA जनरेट किया, तो उसको इसी तरह 20,000 यहाँ लिखेंगे, रुपया पैसा में 0। इसके बाद फिर 20,000 टोटल राशि में लिखेंगे, पैसा 0। उसके ठीक सामने जब डेट डालेंगे 10/4/2023, प्रारंभिक खर्च राशि दिया गया, वेंडर का नाम लिखेंगे। जैसे वेंडर का नाम है कतवारू शाह ट्रेडर्स, उस पर PPA संख्या लिखेंगे, वाउचर संख्या लिखेंगे, कुल खर्च लिखेंगे। तो आपने कुल खर्च जैसे मान लीजिए PPA का 20,000 आप बनाया, तो कुल खर्च में भी आप 20,000 लिखेंगे, पैसा 0। और यहाँ पर टोटल राशि में भी 20,000 लिखेंगे और पैसा 0। उसी तरह से आप जब अगला PPA जनरेट करेंगे तो सेम उसका यहाँ पर डेट अंकित करेंगे। उसी तरह से लिखेंगे प्रारंभिक जमा आहरण सीमा के विरुद्ध प्राप्त समग्र अनुदान। फिर कुल आय आपने जैसे मान लिया फिर 15,000 का या फिर 10,000 का PPA जनरेट किया, तो वो 10,000 का PPA लिखेंगे। अगर उसी डेट में अगर आपने 11 तारीख को न लिख के सीधे 15 तारीख या 20 तारीख को लिखा है, तो सेम जैसे ऊपर लिखा गया है कि 10/4/2023 से अगला जो डेट जिस डेट तक आपने नहीं किया है उसका डेट लिखेंगे तक कोई लेन देन नहीं हुआ है। सेम प्रोसेस यही रहता है साथियों। उसके बाद वहाँ राशि लिखेंगे, राशि लिखने के बाद फिर यहाँ पर टोटल, यहाँ पर उसका PPA संख्या, वाउचर संख्या, कुल खर्च, किस वेंडर का नाम जैसे कि हमने कतवारू शाह ट्रेडर्स लिखा है, उसी तरह से आप अंतिम जमा कुल खर्च लिखेंगे, यहाँ उसकी राशि लिखेंगे, फिर पैसा रुपया दोनों में फिर 0। इसके बाद यही प्रोसेस आपको 31 मार्च 2023 तक करना है। उसके बाद सिग्नेचर रहेगा विद्यालय प्रधान का और सचिव का। ये स्थिति है। आप पूरे वित्तीय वर्ष का इसी तरह से संधारित करते जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कहीं कोई दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार ज़रूर कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूँगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अब लाइक करिए वीडियो को
कमेंट करिए, अपने प्यारे प्यारे सुझाव दीजिए। मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और बाइक चलाते समय हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।